हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ वुमन चैनल पर स्वागत करती हूं। यू आर मोस्ट वेलकम एट लर्न अ वुमन चैनल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय मंत्र परिषद के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया कि कैसे मंत्र परिषद बनती है, किस किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में मंत्र परिषद का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है और उस अनुच्छेद को कवर किया गया। यानी मंत्र परिषद से रिलेटेड जो जो भी अनुच्छेद थे उनको मैंने देखा। 74, 75, 77, 78 और 88। इसमें इन आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं मंत्र परिषद का जिक्र किया गया है, उसमें वर्णन किया गया है संक्षिप्त रूप से। इसीलिए इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ना जरूरी था। और जो जिसमें मंत्र परिषद का जिस आर्टिकल में मेंशन किया गया है स्पष्ट रूप से, वो 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता या हेल्प या परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये मंत्री परिषद होगी, वो मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने प्रकार के मंत्री हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, अब इनका कार्यकाल क्या होता है, ये कैसे शपथ लेते हैं, या इनका वेतन कौन डिसाइड करता है, और इनका जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है वो किसके प्रति होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 75 आर्टिकल में, 74 आर्टिकल में मेंशन किया गया कि कर्तव्य 77 में था और 78 में था जो कर्तव्य है इनके क्या, और जो 77 में सरकार कैसे कार्य करती है, इनके जो बिजनेस है सरकार का वो कैसे इस तरीके से हैंडल करते हैं। और 88 में जैसा कि मंत्री के अधिकार और जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं उनके सदन के रिलेटेड, सदन से संबंधित उनके अधिकार क्या हैं, वो कैसे जो है उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए मंत्री परिषद से संबंधित, 74, 75, 77 और 78 और 88। तो अब हम आज देखेंगे कि मंत्र की जो केंद्रीय मंत्री परिषद की स्ट्रक्चर क्या है, जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम समझते हैं। हमें ये चीज़ें तो पता हो गई कि हाँ इसके मंत्र परिषद से या ये इसका कार्यकाल है, ये इतना इसका शपथ है, जो भी वॉट जो भी हमने पढ़ा उसको देखा, लेकिन हम स्पष्ट रूप से हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बैठना चाहिए कि जैसा कि हमने बताया कि तीन तरीके के इसमें मिनिस्टर्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। तो हमें समझना है कि जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पे समझना है 3 तरीके के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री, दूसरे प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री, या फिर इनको कह सकते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री, उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स। देयर आर 3 टाइप्स, यानी 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती हैं मंत्रियों की। पहली कैबिनेट मंत्री, दूसरी राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तीसरी होते हैं उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स। अब हमें देखना है कि ये जो तीनों मंत्री होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, किस तरीके से इनका जो कार्य है और इनका जो उत्तरदायित्व है या इनके जो फंक्शन है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि इनमें अंतर क्या होता है। देखिए इनका अंतर सिर्फ एक ही है, तीनों में अंतर एक है कि पदक्रम और वेतन और राजनीतिक महत्व। कि इनका जो पदक्रम है, सबसे ऊपर जो पदक्रम होता है कैबिनेट मंत्री का होता है, फिर राज्य मंत्री का होता है और फिर उप मंत्री का होता है। तो ये इनका पदक्रम हो गया और इसी पदक्रम के हिसाब से यानी अनुसार इनका वेतन होता है, वेतन भत्ते जो भी होते हैं। और राजनीतिक महत्व, राजनीतिक भी महत्व होता है। अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो वरिष्ठ मंत्री होते हैं तो उनका राजनीतिक महत्व ऊपर हो गया। फिर राज्य मंत्री, तो जिस तरीके से पदक्रम बना उसी तरीके से उनका राजनीतिक महत्व, उनका वेतन और पदक्रम में अंतर होता है। तो ये समझना है, ये अंतर है, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि तीनों मंत्रियों में अंतर क्या है। तो अंतर है पदक्रम, यानी जो पद है, जो हैरार्की है पद की वो, और वेतन यानी सैलरी, और जो पॉलिटिकल जो एक सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है वो। तो हम पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री। अब हम समझ लें कैबिनेट मंत्री के कुछ विशेष कार्य हैं,
उनको हम अच्छे से नोट कर ले, समझ लें, ताकि एकदम क्लियर, एकदम पॉइंट हमारे माइंड में आ जाए कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जो मंत्रि परिषद है वो कैसे कार्य कर रही है। उसमें जो मंत्री हैं, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत, यहाँ पे बहुत सारे मंत्रालय हैं, ठीक है। तो यानी अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक मंत्रालय बना हुआ है, एक विभाग है, एक मिनिस्ट्री है, और उन मिनिस्ट्री को एक अलग अलग तरीके से एक एक नेता जो है या फिर जो पॉलिटिकल के जो राजनीतिक मंत्री हैं वो एक एक हेड एक करके संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं, मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कितने मंत्रालय हैं? 53 मंत्रालय हैं और 31 मंत्रियों के द्वारा इसे संभाला जा रहा है। तो ये चीज समझना है कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मंत्रालय सिर्फ एक मंत्री के पास हो, यानी कई मंत्रालय, एक मंत्री जो है कई मंत्रालय को संभाल सकता है। तो मंत्रालय को अभी समझते हैं कि क्या है। हम समझ लें पहले कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, अभी तीनों है, तीनों का कैसे कनेक्शन है कार्य में। तो सबसे पहले समझें कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, पहली बात तो ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण मंत्रालय कैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इस तरह से मंत्री होते हैं, मतलब कि इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं और ये महत्वपूर्ण निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं, यानी निर्णय लेते हैं, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है ना, और ये नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक, जो प्रशासनिक जो निर्णय होते हैं, कार्य होते हैं, इनको ये प्रभावित करते, एक तरीके से इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो राजनीतिक प्रशासनिक कार्य होते हैं, इनके निर्णय में कैबिनेट मंत्रियों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, रोल होता है। और ये पूरी केंद्र सरकार के संपूर्ण जो कार्य है केंद्र सरकार का, उसके प्रति उत्तरदायित्व का होता है कैबिनेट मंत्रियों का। तो ये बात याद रखना है। अब हम अगर महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात कर रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं और उससे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं, उनके निर्णयों को लेते हैं। तो मंत्रालय 53 है, प्रेजेंट टाइम में 31 मंत्री संभाल रहे हैं। जैसा कि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इनके पास प्रेजेंट टाइम में कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय है, उनके पास परमाणु विभाग मंत्रालय है, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय है। इसी तरीके से जो और मंत्री हैं, तो हर मंत्री तो मंत्रालय कार्यकारियों से बना होता है, मतलब मंत्रालय कार्यकारियों से बना होता है। उसमें एक सिविल होता है, जैसे कि एक सिविल अधिकारी होता है और बाद में उसके जो कार्य वो करते हैं, और इसमें हर एक मंत्रालय में एक राजनेता होता है, यानी एक मंत्री होता है और वो मंत्री जो है एक तरीके से कैबिनेट में जो है अध्यक्षता जब होती है कैबिनेट की, तो उसमें वो उस मंत्रालय की ओर से उसमें बैठक में शामिल होता है। तो इस तरीके से कार्य करता है। इस तरीके से हर मंत्रालय में एक मंत्री होता है, वो उस कार्य को अपने तरीके से क्या मिल करके कार्य करता है, उसको जो है मुख्य तरीके से कार्य करता होता है। तो ये बात हुई कैबिनेट मंत्री की। अब इसके बाद आती है राज्य मंत्री या स्टेट ऑफ मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो मंत्री होते हैं, पहली बात तो इनके पास जो है स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, ठीक है। इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। स्वतंत्र प्रभार कैसा होगा? विभाग भी दिया जा सकता है या मंत्रालय भी दिया जा सकता है। और ये जो मंत्रालय विभाग जो इनको दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार के लिए, तो जैसे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिस तरीके से वो शक्ति के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने मंत्रालय का कार्य संभालते हैं, उस तरीके से जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी अपनी जो शक्ति है वो स्वतंत्रता के साथ मंत्रालय को संभालते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। और या फिर क्या ऐसा भी होता है जो राज्य मंत्री को कैबिनेट को सहायता प्रदान करने के लिए भी इनको नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट को सहायता, जो कैबिनेट मंत्री है किसी मंत्रालय को कार्य इनको सौंपा जा सकता है। यहाँ देखिए कि जो स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, कोई मंत्रालय, कोई विभाग।
सहयोग के मामले में इनको कोई कैबिनेट का कोई कार्यभार दिया जा सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों को सहयोग करें, कोई विशेष कार्य दे दिया गया मंत्रालय का, या कोई भाग दे दिया गया मंत्रालय का, विभाग दे दिया गया, या कोई ऐसा विशेष कार्य इनको सौंप दिया गया कि इनको आपको काम करना है। तो एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, या फिर ये कैबिनेट मंत्री को सहायता भी प्रदान करते हैं। तो दो तरीके से बातें याद रखना है। लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है, जो कार्य करेंगे, जो पूरा स्वतंत्र प्रभार या फिर जो भी सहयोग के मामले में, उसकी जिम्मेदारी किस पे निर्भर करती है? कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री जैसा सब बताएंगे वो ऐसा ही कार्य करेंगे। इस तरीके से जिम्मेदारी किस पे बनी रहती है? कैबिनेट मंत्री। देख रेख, सलाह, जिम्मेदारी सब कुछ कैबिनेट मंत्री पे निर्भर करती है। तो ये इनका कनेक्शन है, ठीक है, ये एक कनेक्शन है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे और समझना है। तो जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री तो शामिल होते हैं, ठीक है, लेकिन जब राज्य मंत्री की बात आती है तो ये कैबिनेट बैठक जो होती है उसमें राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट के भाग नहीं होते हैं। कैबिनेट के भाग नहीं होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। ये कब बैठक में भाग लेंगे? जब इनको कैबिनेट मंत्री इनवाइट करेंगे, जब इनको आमंत्रित करेंगे, तभी ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की जो बैठक है उसमें भाग लेंगे, अदरवाइज ये भाग नहीं लेंगे। तो ये एक चीज भी समझना है कि जब कैबिनेट कहते हैं ना कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो कैबिनेट की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और उस बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री के स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो उच्च स्तर अधिकारी होते हैं, इस तरीके से उच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वही उसमें बैठक शामिल होते हैं। राज्य मंत्री नहीं बैठते हैं क्योंकि वो भाग ही नहीं होते हैं, और ये तभी बैठक में शामिल होंगे जब इनको इनवाइट किया जाएगा स्पेशली तौर पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप। अब आते हैं उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर्स। तो इनका भी पहली बात तो इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, और ना ही तो ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट के भी जो कैबिनेट है इसके भी सदस्य नहीं है, जो कैबिनेट बैठक है इसके भी ये भाग नहीं होते हैं, यानी ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और ये कैबिनेट में भाग भी नहीं लेते हैं। यहाँ समझिए, स्वतंत्र प्रभार इनके पास नहीं होता है, बैठक में भाग नहीं लेते हैं, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को राज्य राजनीतिक, प्रशासनिक, संसदीय कार्य करने में सहायता करते हैं। ये किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के को राजनीतिक, प्रशासनिक और संसदीय कार्य करने में सहायता करते हैं, इसलिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो इनका मेन जो पर्पज है, इनके पास कोई अलग से मंत्रालय नहीं होता है, कोई विभाग नहीं होता है, और इनका कोई ना तो बैठक में भाग ले सकते हैं, ना ही तो ये सदस्य होते हैं। इनका सिर्फ काम क्या होता है कि ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री को हेल्प करे उनके राजनीतिक, प्रशासनिक और संसदीय कार्यों को करने में। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इन पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं आप मोटा मोटा सा, कि आखिर इनका जो इनमें डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करना चाहूंगी कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यानी इनका जो है ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, और ये जो है महत्वपूर्ण कुछ मंत्रालय हैं उनको संभालते हैं, और फिर जो है बैठक में भाग लेते हैं। ये नीति बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, उनको निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरीके से जो है ये एक राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है ना, एक उच्च निकाय होता है, उच्च स्तर का परामर्श संस्था होती है। ये राष्ट्रपति को जब जैसे कहते हैं ना कि मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही सलाह राष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो ये उच्च स्तर की निकाय हो गया, संस्था हो गई परामर्शकारी। और ये नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, राज्य मंत्री के बारे में क्या कहा? राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार इनके पास हो सकता है, कोई इनको विभाग दिया जा सकता है, मंत्रालय दिया जा सकता है। सहयोग के मामले में इनको कोई विभाग का भाग दिया जा सकता है। दूसरा, कोई कार्य की कोई विशेष कार्य इनको सौंपा जा सकता है, और ये जो कार्य करते हैं वो कैबिनेट मंत्री की देख रेख, सलाह या जिम्मेदारियों के आधार पर करते हैं। तो और दूसरी चीज है, ये जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, कैबिनेट का भाग नहीं होते हैं, और ये तभी बैठ सकते हैं जब इनको स्पेशली रूप से कैबिनेट मंत्री के द्वारा इनवाइट किया जाता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं उप मंत्री, डिप्टी। तो किसने क्या बोला, क्या कहा गया
कि ये तो ना तो ये कैबिनेट के भाग होते हैं और ना ही तो इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है और ना ही तो बैठक में भाग लेते हैं, ना ही तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ठीक, ये कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को राजनैतिक, प्रशासनिक और संसदीय कार्य करने में सहायता करते हैं, यानी इनको किसलिए नियुक्त किया जाता है? प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य यानी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे अंतर है। उसी तरीके से राजनीतिक महत्व हो गया ये पदक्रम, तो ये फर्स्ट पदक्रम यानी पहले नंबर पे कैबिनेट आते हैं, दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री आते हैं, तीसरे नंबर पे उप मंत्री आते हैं। ये पद हमेशा याद रखना है जो उच्च स्तर के हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री, तीसरे नंबर पे आते हैं उप मंत्री। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए इसमें जब कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं बार-बार कैबिनेट, तो इसको एक शब्द से और बोला जाता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों शब्द बहुत ही मतलब एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि एक जैसा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। इसमें बहुत ही कुछ अंतर है इनकी संरचना में, इनके कार्यों में, इनके उत्तरदायित्व में, इनकी संरचना में अंतर है। तो वो भी समझते हैं कि देखिए ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनको मंत्रिमंडल कहते हैं, और जो तीनों प्रकार के शामिल, अगर हम सबको शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो गई? COM हो गई, यानी मंत्रिपरिषद हो गई। तो ये चीज याद रखना है हमेशा कि हमें मंत्रिमंडल को यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले मंत्रिपरिषद या दोनों शब्दों को प्रयोग करने से पहले हमें ये समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। हम मंत्रिपरिषद जब यूज करते हैं शब्द को, तो हम सबके प्रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, यानी सभी प्रकार के वहाँ मंत्री शामिल हैं। और जब हम मंत्रिमंडल का यूज करते हैं तो वहाँ पे केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जब हम मंत्रिमंडल कह रहे होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मंत्री की बात हम कर रहे होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की कुछ भूमिकाएं हैं, यह भूमिका को एक बार मैं कुछ डिस्कस कर दूं समझ में थोड़ा सा, कि ताकि आइडिया लग जाए कि हाँ इनका कुछ कैसे कैसे कार्यों में इनका योगदान होता है। तो पहली बात तो समझना है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च संस्था है। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में उच्च संस्था, मतलब जो भी प्रशासनिक निर्णय हो या फिर राजनीतिक निर्णय हो, ये उच्च संस्था है। इस तरीके से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, दूसरा है कि वो मुख्य नीतियों को निर्धारण करते हैं, और ये केंद्र सरकार की उच्च कार्य संस्था है। उच्च मतलब कि जब सब कुछ निर्णय ये लोग ही डिसाइड करते हैं, इनका ही प्रभाव रहता है, इसलिए कहते हैं ये उच्च संस्था है, उच्च निकाय है निर्णय लेने वाली। आपदा प्रबंधन का प्रमुख, ये आपदा जैसे जब आता है, जब आपदा आती है तो आपदा के प्रमुख प्रबंधक होते हैं, और उससे निपटने के लिए ये मुख्य तरीके से व्यवस्था करते हैं ये कैबिनेट जो मंत्री होते हैं। तो ये बात याद रखना है। अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे 3 श्रेणियां कवर हो गई, ठीक है, जब 3 श्रेणियां कवर हो गई तो ये भी बात मेंशन करना आवश्यक है, जैसा कि दिया गया है कि मंत्रियों का एक अंतिम भी श्रेणी मानी गई है, और वो है संसदीय सचिव। कौन है, क्या है? संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव, वैसे तो हम जब मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं तो ऐसा जो परंपरा रही है या फिर जो उसको जोड़ा गया है, शब्द जोड़ा गया है, पर संसदीय सचिव, इसे मंत्रालय भी कहा जाता है। ये अंतिम श्रेणी इसको माना गया है। हालांकि इसके पास कोई विभाग नहीं होता है। ये भी जो संसदीय यानी जो पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। और ये पहली बार जो इस पद का जब बनाया गया तो 1951 में इस पद को बनाया गया। कब पहली बार बनाया गया है? 1951 में पहली बार संसदीय सचिव के पद को क्रिएट किया गया, और इसे मंत्रालय भी कहते हैं। वरिष्ठ मंत्री के साथ, वरिष्ठ मतलब कैबिनेट मंत्री के साथ संसदीय कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इनको अंतिम श्रेणी का माना गया है। तो ये बात याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि जो संसदीय सचिव होता है क्या वो मंत्रिपरिषद का भाग होता है, तो इसमें बिल्कुल माना गया है, क्योंकि इसको अंतिम श्रेणी माना गया है जैसा कि उल्लेख किया गया है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक चीज और भी मेंशन करना जरूरी है, उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री।
कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसा कि उप प्रधानमंत्री की बात करें तो संविधान में इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन व्याख्यात्मक रूप से इसको प्रधानमंत्री को उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। तो जो पहले हमारे उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक, ये कब नियुक्त किए? जब जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसमें प्रधानमंत्री थे, उस समय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट में यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसमें ये क्या थे? गृह मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री थे, तब इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया पहली बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम याद रखना है, पहले उप प्रधानमंत्री हैं। और अंतिम उप प्रधानमंत्री की बात करें, तो अंतिम कौन हो जाता है? अंतिम हो जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये अंतिम है। तो ये भी बात याद रखना है कि अंतिम कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है, और जो प्रथम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये मामला जब उठा 1990 में, यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक यहाँ पे नोट करते हैं, थोड़ा समझिए इसको। 1990 में इसको इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि उप प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा माना जाता है, मतलब माना जा सकता है, इसको नियुक्त किया जा सकता है। कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई इसका संविधान में उल्लेख भी नहीं है, और इसकी कोई जो है कोई विशेष शक्तियां भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेना है कि संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक भी नहीं है। क्या है? गैर संवैधानिक है। अब असंवैधानिक कह सकते हैं, मतलब कि संविधान में उसका मेंशन नहीं है। ठीक है, तो सब वो क्या बोलेंगे? संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संवैधानिक नहीं क्योंकि संविधान में उसका मेंशन नहीं है, और इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कोई शक्ति भी नहीं, कोई अनिवार्यता भी नहीं कि प्रधानमंत्री को नियुक्त ही किया जाए। इसका बस एक राजनीतिक महत्व है। ठीक है, इसका एक राजनीतिक रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, उसकी वजह से जो है उप प्रधानमंत्री समय समय पर जब भी लोगों को जरूरत लगी, जिसकी कैबिनेट मंत्री जिस प्रधानमंत्री को या जिस मंत्रिपरिषद को जरूरत लगा, उसने उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। जैसे कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वैसे ही उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाएगा। तो मामला क्या हुआ 1990 में, जब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तब इस पद को लेकर चुनौती दी गई न्यायालय में। चुनौती दी गई, कहाँ दी गई? न्यायालय में चुनौती दी गई कि जो उप प्रधानमंत्री का वो पद है वो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में इसका मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें जब वो सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया इस पद में, तो इस पद को उन्होंने वैध ठहराया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उप प्रधानमंत्री के पद को वैध ठहराया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्याख्या की गई कि जिस तरीके से राज्य मंत्री उप मंत्री का संविधान में कोई विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ये व्याख्यात्मक रूप से है, उसी तरीके से उप प्रधानमंत्री भी व्याख्यात्मक रूप से है, इसलिए इसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता है, इसकी कोई विशेष शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? उप प्रधानमंत्री किस राजनीतिक रीजन से नियुक्त किया जाता है? वो एक ही रीजन है कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, या फिर वो बीमार है, या फिर जो है कोई अचानक मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में जो उप प्रधानमंत्री होते हैं वो कैबिनेट की अध्यक्षता लेते हैं और उसमें पदभार संभालते हैं। इनका कोई विशेष कार्य या कोई विशेष शक्ति, कोई विशेष वो नहीं है, बस उनकी अनुपस्थिति में ये जो है महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और अभी तक ऐसा भी माना गया है कि जो उप प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं वो या तो वित्त मंत्री हो या फिर गृह मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उन्हीं को जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में बना दिया जाता है। तो ये मामला ये याद रखना है कि जब 1990 में जब चौधरी देवीलाल जी को जब उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उस समय उनको पद के लिए, शपथ के लिए चुनौती दी गई न्यायालय में, और चुनौती ने इस पद को वैध ठहराया। व्याख्यात्मक रूप से सही पाया, क्योंकि जैसे उप प्रधानमंत्री, जैसे उप मंत्री है, राज्य मंत्री है, इनका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है,
बस एक पूरी मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये पॉइंट, ये डेट याद रखनी है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा। और एक बार ओवरऑल हम रिवाइज कर लें ताकि चीज़ों को क्लियर रहे। सबसे पहले समझते हैं, और पीछे की जो क्लासेस है वो आप जरूर देखिए, उसमें उल्लेख जो हमने अनुच्छेद के बारे में मेंशन किया है, तो किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, अगर हमें वो चीज़ें पता हो जाएंगी तो आगे की चीज़ें आपको ऑटोमेटिक उसको रिलेट कर लेंगे। अब जैसे आपने अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कि कितने प्रकार के मंत्री हैं, कितने उनके क्या अंतर है उनके कार्यों में, क्या उनका पदक्रम है, तो आप जब आप संसद पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये मंत्री का ये कार्य है, ये मंत्री का ये कार्य है। अब जब उसके पीछे ही नहीं हमें पता होगा बेसिक चीजें, तो आगे समझने में बहुत दिक्कत हो जाती है। या फिर आप करंट में रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल है जैसे कार्य कर रहा है, उसमें कौन से मंत्री हैं। हम सुनते हैं कि अरे ये इतने सारे मंत्रालय हैं, जैसे कि 53 मंत्रालय हैं, 31 मंत्रियों के द्वारा संभाला जा रहा है। एक मंत्रालय यानी एक मंत्री के द्वारा कई मंत्रालय संभाले जा सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि रक्षा मंत्रालय किसके पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी के पास है। और जो वित्त मंत्रालय है वो सीतारमण निर्मला के पास है। और प्रधानमंत्री के पास जैसे बोला कि वो उनके पास एटॉमिक जो परमाणु विभाग होता है वो है, अंतरिक्ष विभाग है, और उनके पास जो है कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय भी है उनके पास। तो इस तरीके से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय। जैसे शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और स्वास्थ्य कल्याण विभाग किसके मंत्रालय किसके पास है, मनसुख मांडविया है। तो इस तरीके से कुछ जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय देखते हैं। विदेश मंत्रालय जयशंकर के पास है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है विभिन्न मंत्रियों के पास होते हैं, वो प्रमुखता से कार्य करते हैं, और जो वो बैठक में शामिल होते हैं उसका उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जो भी है, तो वन बाय वन करके अच्छे से समझिए, उसको नोट्स बनाइए। और ये जो टॉपिक है वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, खासकर अगर हम डीपेस्ट नॉलेज की बात करें तो वो पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, या फिर जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि उस क्वेश्चन बहुत डीपेस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे जो है हमें फैक्चुअल और जो कंसेप्चुअल है दोनों जानकारी हमें जरूरी होती है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो इग्नोर मत करिए, अच्छे से समझिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई अगर ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट करिए, बताइए। तो मैं इसी के साथ साथ यानी आप लोगों की तरह मैं भी सीख कर या फिर जो भी समझ कर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसमें अंतर समझेंगे कि जो मंत्रिमंडल है और जो मंत्रिपरिषद है, इसमें जो बिटवीन में दोनों में अंतर क्या होता है, उनके क्या क्या कार्य हैं, और क्या माइन्यूट सा उनके डिफरेंट है, बड़ा डिफरेंट क्या है, छोटा क्या है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।